एंड वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों। आई एम नेहा सिंह और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की एक एक्सटेंशन पार्ट की। ठीक है, हमने लास्ट वाली वीडियो में समझ लिया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। हमने तीनों ही सीरीज़ में उसके अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड से हमने समझ लिया था कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से निकाला जाता है। अब आज वाली वीडियो में हम उसी स्टैंडर्ड डेविएशन को एक फर्दर स्टेप देंगे, यानी कि हम उसी का एक एक्सटेंशन पार्ट है, एक्सटेंसिव पार्ट है वो समझेंगे, जो कि है वेरिएंस। आज हम लोग जानेंगे कि वेरिएंस जो है वो क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, और अगर वेरिएंस है तो ऑब्वियसली है कि उसका एक रिलेटिव मेजर भी होगा। जैसे कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एक एब्सोल्यूट मेजर है, तो उन्हीं के कोएफिशिएंट जो हैं वो रिलेटिव मेजर होते हैं, जिसमें कि कंपैरिजन अगर हम करते हैं दो डेटा के बीच में तब ये रिलेटिव मेजर जो हैं वो काम आते हैं। तो इसी तरीके से वेरिएंस का भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, तो वो भी हम जानेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, वो भी समझेंगे। हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स जब स्टैंडर्ड डेविएशन की डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि मेरिट साइड में हमें एक पॉइंट मिला था, फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब ये था कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद बस वही काम नहीं है, अगर हम चाहें तो जैसे कंबाइंड मीन निकालते थे उसी तरीके से कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पॉसिबल है। तो वही चीज़, वही क्वेश्चन आज भी हम कवर अप करने वाले हैं। और आज की वीडियो के साथ में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन वाले चैप्टर में चैप्टर नंबर 10 का स्टैंडर्ड डेविएशन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि सिंपल है, जो फॉर्मूला इसका है उसी को ही वर्ड्स में लगा दिया गया है कि वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, दैट्स इट। अब इससे क्या हुआ, इससे आपको फॉर्मूला भी याद रहेगा और आपको इसके लिए अलग से थ्योरीज की याद नहीं करनी पड़ेगी। दोनों ही चीज़ें इसकी सेम है। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो है वो होता है वेरिएंस, तो उसी तरीके से वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, दैट्स इट, सिंपल। और फर्स्ट यूज्ड बाय R.A. फिशर इन 1913, यानी कि ये टर्म है, वेरिएंस जो टर्म है ये फर्स्टली यूज़ किया गया था R.A. फिशर द्वारा 1913 में। ये एक आपको थोड़ा सा, एक तो आपके MCQs में आपको हेल्प करने वाला है, इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पर मैंने अलग से लिखा है। अगर आपका थ्योरी पार्ट होता, अगर आपका ऐसा होता कि आपको एक पैराग्राफ में आंसर लिखना है तो हो सकता है आप ये पॉइंट स्किप भी कर सकते थे, तो ऐसा कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मे बी सिर्फ लाइन बढ़ाने के लिए आप यूज़ करते इसको। लेकिन अब क्योंकि आपका MCQ पैटर्न होने वाला है तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैटर बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। तो जो वेरिएंस है वो फर्स्टली यूज्ड बाय R.A. फिशर इन 1913, ठीक है। इसके अलावा और क्या है इसमें, हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला है सिंपल, ठीक है, वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। और अगर इसी जगह हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है और हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो उसमें वेरिएंस जो है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो उसमें हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा कोई इंडिविजुअल सीरीज़, कोई डिस्क्रीट सीरीज़, कोई कंटिन्यूस सीरीज़, एक्चुअल मीन मेथड, स्टेप डेविएशन, शॉर्टकट कुछ नहीं है वहाँ पर। वेरिएंस ऐसा कुछ डेटा गिवन है जिसमें वेरिएंस का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप सिंपल वेरिएंस का स्क्वायर रूट या अंडर रूट निकाल के आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका वेरिएंस। अब इसका रिलेटिव मेजर यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो काम आता है जब आपको दो सिमिलर ग्रुप ऑफ डेटा को कंपेयर करना है और आपको ये पता लगाना है कि कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल है, कौन से वाले में जो चेंजेस है, कौन से वाले में ज़्यादा वेरिएबिलिटी आ रही है, यानी कि ज़्यादा वो इधर उधर हो रहा है, ज़्यादा उसमें चेंजेस हो रहे हैं, तो वो निकालने के लिए आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हो, ठीक है। When two or more groups are to be compared with respect to stability, यानी कि हमें जो दो सिमिलर काइंड ऑफ डेटा ग्रुप्स गिवन है उसमें हमें ये पता लगाना है, कंपेयर करना है कि कौन सा वाला डेटा मोर स्टेबल है। इसका एक एग्जाम्पल समझेंगे बच्चों। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक बच्चा है जो हमेशा टॉप करता है, ठीक है, मतलब एक मान के चलते हैं एक बच्चा है जिसने कि
वैसे तो वो चल रहा था ठीक है, आराम से अपना नॉर्मल अपना कर रहा था, मार्क्स इतना कोई ज़्यादा खास भी नहीं थे, ज़्यादा कुछ बेकार भी नहीं थे, लेकिन एकदम से उसके आप मान के चलिए प्री बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, ठीक है। 75 तो छोड़ो, वो तो 80, 85, 90 भी क्रॉस कर गया अचानक से। उसने हो सकता है मेहनत अच्छी करी हो, खैर जो भी है, ठीक है। और एक बच्चा है जो कंसिस्टेंटली 80, 85, 80, 85, 80, 85 ऐसा ला रहा हो। तो अगर हमें इनमें से कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, उसका प्री बोर्ड में क्या है, उसका प्री बोर्ड में भी 89 आके रह गया, लेकिन अगर हम इनका डेटा निकालें, इन दोनों को कंपेयर करें कि विच वॉज मच मोर स्टेबल, हम ये पता लगाएं कि कौन सा ज़्यादा वेरिएशन नहीं थे, तो हम इनका इनका हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेंगे और इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा वाला डेटा, कौन सा वाला बच्चा जो है वो मोर स्टेबल है, यानी कि उसमें उसके ज़्यादा चढ़ाव नहीं है तो ज़्यादा उसके बेकार मार्क्स भी नहीं है, वो एवरेज चलता हुआ आ रहा है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इतने 85 के अबव ही रही है, ठीक है। तो अगर आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो लेस होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो मच मोर स्टेबल है, यानी कि आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्योंकि वो हो गया ना वेरिएशन का आपका कोएफिशिएंट ज़्यादा है, तो यानी कि वो वहाँ पर वेरिएशन जो है वहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो कम है। और अगर इसी जगह आपका वेरिएशन जो है वो वहाँ जहाँ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका कम होता है, तो यानी कि वो डेटा जो है वो ज़्यादा, वो स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, जो स्टूडेंट है उसका जो एक पढ़ने का जो तरीका है वो मच मोर स्टेबल है, वो वैसा ही पढ़ता हुआ आ रहा है, वैसा ही उसका एक स्टेबल परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ये एक पॉइंट है, मोर सीवी यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मींस मोर वेरिएबल, यानी कि लेस स्टेबल, जो कि अभी मैंने आपको समझाया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, यानी कि इसको अगर हम थ्योरी में देखें तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो रिलेशनशिप है किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का, फिर उसको मल्टीप्लाई किया है 100 से, जिसका मतलब है कि जो आंसर आएगा वो परसेंटेजेस में निकलने वाला है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का बच्चों फॉर्मूला ये हो जाएगा और वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा ये। अब हम इसमें देखेंगे कि अगर हमें न्यूमेरिकल गिवन है तो वो हम कैसे निकालते हैं और वेरिएंस के न्यूमेरिकल बेसिकली किस तरीके से आ सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि विच बैट्समैन इज मोर कंसिस्टेंट, यानी कि हमें पूछा जा रहा है कि इनमें से दो बैट्समैन हैं ए और बी, इसमें हमें ये बताना है कि इनमें से दोनों में से कंसिस्टेंट कौन है, यानी कि अब हमें यहाँ पर कंसिस्टेंट यानी स्टेबिलिटी ढूंढनी है, स्टेबिलिटी का मतलब हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ए लिख लेते हैं बैट्समैन और यहाँ पर बी, हम इस तरीके से डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब एवरेज स्कोर हमें दे रखा है, एवरेज स्कोर का मतलब ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका मीन, ठीक है। तो एवरेज स्कोर है ए का 46 और बी का 50। तो अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ए का है 25.5 और 46 उसका मीन है और 100 आ गया, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 55.43, ठीक है, परसेंट, 55.43, तो आप क्या आ गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और अगर इसी जगह हमें और इसमें फर्दर हमें निकालना हो कि वेरिएंस क्या होता है, तो वेरिएंस तो सिंपल है, स्टैंडर्ड वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यानी कि 25.5 का स्क्वायर, तो विच विल बी 650.25, ठीक है। तो इस तरीके से ज़्यादातर आपको बच्चों जो इसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से ही आएगा कि आपको कंसिस्टेंसी निकालनी होगी दो जो डेटा आपको गिवन होंगे, या इसके अलावा आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ये आ जाएगा कि कोई जैसे ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए कोई एक चीज़ यहाँ से हटा दी कि जैसे मीन यहाँ पर गिवन नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन था और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था और आपको मीन निकालना था, तो इस तरीके से आपको दे देंगे। तो अब आपको अच्छे से आता है, अगर ये चीज़ गिवन नहीं है तो इसको यहाँ लिया हो, यहाँ पर इसको मीन को लिया हो और अपना क्वेश्चन अपना आंसर फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं। अब बी का देख लेते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी का क्या रहेगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू
100, ठीक है। तो मीन हमारा है बच्चों यहाँ पे 24.43 आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन हो गया 50 और ये हो गया 100। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4। तो ये आ गया आपका 48.86। अब इसमें हम आराम से देख ही पा रहे हैं कि ये वाला, इसमें अगर हम कंपेयर करें तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो इसमें कम है, यानी कि जो हमारा मच मोर कंसिस्टेंट जो बैट्समैन होगा वो होगा बी, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो यहाँ पर कम है। तो यानी कि यहाँ पर वेरिएशन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम ये वाले पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से इसमें कोई पर्टिकुलर ऐसा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता है। मोस्टली चीज़ें आपको गिवन होती है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशंस ही अपने आप में थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, क्योंकि अगर आप स्क्वायर निकाल रहे हो, अंडर रूट निकाल रहे हो, तो वही अपने आप में थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। बाकी के जो आप कैलकुलेशंस देखो सेंट्रल टेंडेंसी से अगर कंपेयर करो तो येस यहाँ पर थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। तो आपके क्वेश्चन जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही सीधे सीधे से डायरेक्टली ही आते हैं। तो आपको बस क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला याद करने का अच्छा तरीका है कि प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जैसे करोगे ना तो याद आपको कब आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे आपके फॉर्मूला, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो बेस्ट इसका यही है कि इसकी प्रैक्टिस करो। फॉर्मूला याद करने पे मत जाओ, याद करने पे जाओगे ना तो कभी ज़िंदगी में याद भी नहीं होगा, मेहनत भी करोगे, टाइम भी लगेगा और हासिल भी कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा है क्वेश्चन सॉल्व करो। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मज़ा बहुत आता है, और जैसे ही आपको वो आप इंजॉय करने लग जाओगे ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपको फॉर्मूले कब याद हो गए। हम देख लेते हैं कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और 2, 3 हो सकता है जिस हिसाब से डेटा आपको गिवन होगा वो, यानी कि कंबाइंड है तो इसलिए यानी कि 2 डेटा या 3 डेटा जो आपको गिवन है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इस तरीके से, क्योंकि जब हम कंबाइंड मीन निकालते थे तो उसका भी तो इसी तरीके से बनता था, ठीक है, इसी तरीके से तो उसका सिंबल आता था। तो यही आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि कंबाइंड वाला है। अब यहाँ पर क्या है, आपका पूरा आपका अंडर रूट में रहेगा, और क्या है n1 स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट का, यानी ये पूरा एक सीरीज, फर्स्ट वाले सीरीज की बात हो रही है। फर्स्ट वाले सीरीज का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका स्क्वायर, प्लस सेकेंड जो आपका ऑब्जर्वेशन है उसका नंबर, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, फिर n1 यानी कि अगेन फर्स्ट वाला जो आपका सीरीज का ऑब्जर्वेशन है उसका नंबर, और d1, d यहाँ पर क्या है देखो बच्चों, d का फॉर्मूला होता है मीन, यानी हम यहाँ पे फर्स्ट वाली सीरीज की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले सीरीज का ही मीन माइनस कंबाइंड मीन, ठीक है, यानी कि एक कंबाइंड मीन भी हमें यहाँ पर निकालना होगा, और कंबाइंड मीन को हमें जो पर्टिकुलर फर्स्ट वाली सीरीज का मीन है उससे माइनस करना होगा और उसका स्क्वायर। उसी तरीके से n2 यानी कि सेकेंड वाली सीरीज का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और d अगेन d2 का क्या मतलब हो जाएगा, यानी कि सेकेंड वाली सीरीज का मीन माइनस मीन यानी कंबाइंड मीन, ठीक है, और उसका भी स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। अब आपको ये बहुत टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन हम इसको एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है। क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का एक डेटा गिवन है जिसमें कि नंबर ऑफ बॉयज़ है 30, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 20। उनका मीन जो है, एवरेज जो उनका स्कोरिंग है या एवरेज जो इनका स्ट्रेंथ है वो हो गया 20। ये मार्क्स के बेसिस पे आई गेस यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया मीन इनका 20, इनका 30, स्टैंडर्ड डेविएशन इनका 4 है और इनका 5 है। अब इसमें हमें निकालना है बॉयज़ और गर्ल्स का मिला के, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, n हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, इसको छोड़ दो। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें गिवन है, तो ये वाला पार्ट हमें देखना ही नहीं है। फिर आ जाओ n2 यानी कि गर्ल्स का हमें यहाँ पर नंबर गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, चलो ठीक है। अब n1 क्या है, n1 हमें ऑलरेडी गिवन है। अब d1 हमें, तो d का क्या फॉर्मूला था, मीन माइनस कंबाइंड मीन, तो कंबाइंड मीन है सबसे पहला स्टेप जो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो कंबाइंड मीन हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। कंबाइंड मीन यानी बॉयज़ और गर्ल्स का यहाँ पर हमें कंबाइंड मीन निकालना होगा, ठीक है। तो कंबाइंड मीन का हम यहाँ पर सिंबल लगा लेते हैं बच्चों। 2 हमारी सीरीज़ है तो 1 और 2 हो गया। तो कंबाइंड मीन का क्या फॉर्मूला था, n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है। चलो ठीक है, n1 क्या है 30 मल्टीप्लाइड बाय मीन 20, ठीक है। n2 क्या है 20 मल्टीप्लाइड बाय मीन 2 विच इज़ 30, ठीक है। साथ साथ में भी सॉल्व करोगे तो भी बच्चों आपको अच्छे से आता रहेगा, ये इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये हो गया बच्चों 600, ये हो गया अगेन 600 एंड विच इज़ 50। फाइव टू ज़ा 10 एंड 5 4 ज़ा 20। तो आपका कंबाइंड मीन जो है वो आ गया है 24। कंबाइंड मीन निकल आया, तो कंबाइंड मीन से अब हमारा डी निकल आएंगे दोनों ही सीरीज़ में, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं D1 विच इज़ मीन 1 माइनस हमारा कंबाइंड मीन, ठीक है। तो मीन 1 क्या है 20 माइनस 24, तो ये आ गया माइनस का 4। तो हमारा जो D1 है वो हो गया माइनस का 4। ये जो वैल्यूज़ है वो याद रखना बच्चों, ठीक है। उसके बाद D2 क्या है हमारा, D2 है मीन सेकेंड सीरीज़ का मीन और माइनस कंबाइंड मीन, सिंपल। तो ये आ गया हमारा 30 माइनस 24 विच इज़ 6। तो हमारा D2 यानी गर्ल्स का जो D है यहाँ पर वो आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ तक आपको सब क्लियर है। हमने क्या किया, हमने देखा कि हमें फॉर्मूला में कैसा हमारा फॉर्मूला है, उसमें क्या क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है, तो वो यहाँ पर हमने निकाल दिया। हमें मीन गिवन था, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था, सॉरी मीन नहीं, यहाँ पर नंबर गिवन थे, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन थे, नंबर गिवन थे, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था, नंबर गिवन था लेकिन D1 नहीं गिवन था। तो D निकालने के लिए हमें कंबाइंड मीन चाहिए था, तो हमने पहले कंबाइंड मीन निकाल लिया। कंबाइंड मीन से हमने दोनों ही सीरीज़ की जो D था वो निकाल लिया। अब हमारा फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम सीधे से स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आराम से निकाल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जो भी फॉर्मूले में गिवन है उसको वहाँ पर डालना है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूले में इस तरीके से पहला वाला बॉयज़ का था 30, ठीक है, और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन वॉज 4, इसका स्क्वायर प्लस इसको हम पूरा इस तरीके से कवर अप कर देंगे जैसे हमें मालूम रहे, ठीक है। फिर सेकंड वाले में था हमारा 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने वो फॉर्म यहाँ से हटा दिया है लेकिन आपके पास वो ऑलरेडी गिवन है, इसके अलावा मैं और दोबारा से लिख लेती हूँ, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो थी नंबर और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, बॉयज़ एंड गर्ल्स विच वॉज 30 20, then this was 20 30 and this was 4 and 5, ठीक है। चलो अब n1 हमारा क्या था 30 मल्टीप्लाइड बाय d क्या हमने निकाला था माइनस का 4 स्क्वायर। चलो नेक्स्ट n2, जितना क्लियर डेटा आप लिखोगे उतना ही आसान आपको होगा सॉल्व करने में। n2 क्या है हमारा 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 इसका स्क्वायर एंड अपॉन n1 एंड n2। सॉल्व कर लो, लेंदी ज़रूर रहेगा बट सिंपल बहुत होने वाला है। प्लस 30 16 20 36 50 480 500 again 480 and 5 2 3s are 2 6 are 12 2 3s are 6 इसको सॉल्व कर लो, इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पर 480 500 480 720 8 8 16
18, 4, 5, 10, 14, 14 + 7 21, तो ये आ गया आपका 2180 अंडर रूट अपॉन 50। अंडर रूट को सॉल्व कर लो, यहाँ से हटा देंगे तो हमारा, और पूरा सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 6.6। तो ये आ गया बच्चों हमारा कंबाइंड। थोड़ा सा इसका जो ऑब्वियस है, यहाँ पर जब आप पूरा एडिशन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, लेंदी ज़रूर रहने वाला है लेकिन ईजी बहुत होने वाला है, ठीक है। सबसे टिपिकल आपका जो पार्ट है वो यहाँ पर आएगा, नथिंग एल्स। आपका टिपिकल पार्ट सिर्फ और सिर्फ यहाँ आने वाला है, क्योंकि अंडर रूट ऑब्वियस है, इजी बहुत होता है, लेकिन कभी कभी वहाँ पर भी जब हमें टाइम कम होता है ना, हड़बड़ी ज़्यादा होती है तो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन यही चीज़ है, प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ भी आपकी रेक्टिफाई 100% हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कुछ नहीं है, फॉर्मूला है, सारा फॉर्मूले का ही खेल है यहाँ पर, और कुछ भी हमें स्टेप याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ हमें थ्योरी याद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके आपको फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूले से आपको स्टेप्स मालूम चल जाएंगे, और आपकी फॉर्मूले से ही आपकी थ्योरी भी बन जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, वेरिएंस और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आई होप आपको दोनों ही टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जल्दी से अगर आपको समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। अगर आपको कोई और डाउट हो, सब्सक्राइब ज़रूर करो मेरे चैनल को, और इसी तरीके से मुझे, मेरे चैनल को, मेरे वीडियोज़ को सपोर्ट करो, और इसी तरीके से मुझे मोटिवेट करते रहो, जिससे अच्छा मटीरियल, अच्छा कंटेंट, कंप्लीट कोर्स मैं आपके लिए इसी तरीके से बिना ज़्यादा डिले के लाती रहूं, और टाइम से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो अब मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, और हम बात करेंगे इसी चैप्टर के न्यू टॉपिक को, और फिर हम अपना स्टैंडर्ड डेविएशन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का जो ये पूरा चैप्टर है उसको ख़त्म करेंगे।